बहारें हमको ढूंढेंगे कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दोनों हैं आज आपके साथ। मैं हूं सरिता और मैं हूँ राकेश। नमस्कार। कहते हैं राकेश जी, जिंदगी की तस्वीर दो रुख की होती है। इसे पलट कर या घुमा कर देखने की जरूरत होती है ना। एक तरफ मुस्कुराती शक्ल तो दूसरी तरफ कागज जो है ना वो बिल्कुल सादा सादा सा रहता है। कभी पलट के देखिए आपने? हाँ, कभी सादा रहता है और कभी बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो दुनिया से छुपी होती हैं, जो सामने नजर नहीं आती। जी हाँ, उस सादी कागज पे कहानी खुद ही हम गढ़ते हैं, फिर पढ़ते भी हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आज हम भी एक तस्वीर लेकर आए हैं। पलटते हैं इसे, गढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। किसकी है ये तस्वीर? आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या? भाई, अंदाजा तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी अंदाजा लगाएं कि ये तस्वीर किसकी हो सकती है। तो पहले एक गीत सुनवा देते हैं उनको, ताकि वो भी पहचानने की कोशिश करें कि ये तस्वीर है किसकी। भाई हम परदेसी लोग, हमें कौन जाने। ओ भाई हम परदेसी लोग, हमें कौन जाने। ना कोई अपना ना कोई अपनी, कभी पराए लोग। ना कोई अपना ना कोई अपनी, कभी पराए लोग। हमें कौन पहचाने रे भाई हम परदेसी लोग। हमें कौन पहचाने रे भाई हम परदेसी लोग। हमें कौन जाने। खुद ही रिसाए खुद मन जाए, चाहे रमाए जो। खुद ही रिसाए खुद मन जाए, चाहे रमाए जो। चाहे बने दीवाने रे भाई, चाहे बने दीवाने रे भाई हम परदेसी लोग। हमें कौन जाने। सबसे मिलते फिर भी अकेले, सबसे मिलते फिर भी अकेले। अपने दिल का रोग, अपने दिल का रोग, कोई क्या जाने रे भाई, कोई क्या जाने रे भाई हम परदेसी लोग। हमें कौन जाने। ओ भाई हम परदेसी लोग, हमें कौन जाने। ना कोई अपना ना कोई अपनी, सभी पराए लोग। ना कोई अपना ना कोई अपनी, सभी पराए लोग। हमें कौन पहचाने रे भाई हम परदेसी लोग। हमें कौन पहचाने रे भाई हम परदेसी लोग। हमें कौन जाने। ओ भाई हम परदेसी लोग। अब तक तो कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे हमारे सुनने वाले कि किसकी तस्वीर लेकर आए हैं और जिसके बारे में, उस शख्सियत के बारे में ये सब बातें करने वाले हैं। अब ये तो पता नहीं कि किसने पहचाना और किसने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने जरूर पहचान लिया सरिता जी कि आप किसकी बातें करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं उस एक शख्सियत की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले हल्क थे, जिसे कहते हैं ना, उनका चेहरा मोहरा, उनकी लंबाई ऊंचाई सब ऐसी थी जो एक ताकतवर इंसान की थी। शायद वो हीरो जैसा तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो हीरो था।
बिल्कुल, शुरुआती दौर में तो बहुत ही गबरू जवान जिसे कहते हैं ना, वही। मैं आपको बताऊं, 24 दिसंबर 1914 का दिन था। घर में जन्म उत्सव मनाया जा रहा था और वो घर कहाँ था? गली चूड़ीवालान, दिल्ली 110006। और वो घर था रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी अशफाक अहमद का। अच्छा। जी हाँ, और इस घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उस पुत्र का नाम रखा गया था मुख्तार, जो बाद में चल के हो गए शेख मुख्तार। जी। तेल मालिश, बूट पालिश, एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, गाढ़े पसीने की ये अपनी कमाई है। ना तो किसी की चोरी, ना कोई सीना जोरी, हाथों से रोटी जो कमाई है तो खाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, गाढ़े पसीने की ये अपनी कमाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, तेल मालिश, बूट पालिश। बंगले में रहते नहीं, रहते हैं चाल में। बंगले में रहते नहीं, रहते हैं चाल में। खुश ही रहे हैं यारों, रहे जिस हाल में। पाके भी काटे पर मांगी नहीं पाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, गाढ़े पसीने की ये अपनी कमाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, तेल मालिश, बूट पालिश। लाखों की तमन्ना है, ना महलों का ख्याल है। लाखों की तमन्ना है, ना महलों का ख्याल है। सुबह शाम रोजी मिले इतना सवाल है, तो भी ना जीने दे ये दुनिया दुहाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, गाढ़े पसीने की ये अपनी कमाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश। दुनिया में छोटा नहीं कोई छोटे काम से। दुनिया में छोटा नहीं कोई छोटे काम से। छोटा है जो पेट भरे किसी खोटे काम से। हाथों की मेहनत में कौन सी बुराई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश, गाढ़े पसीने की ये अपनी कमाई है। ना तो किसी की चोरी, ना कोई सीना जोरी, हाथों से रोटी जो कमाई है तो खाई है। एक आना बूट पालिश, 2 आना तेल मालिश। अब सरिता जी, शेख मुख्तार जो थे वो ऐसे थे कि उनका चेहरा मोहरा ऐसा था कि बच्चे देखें तो डर जाए उन्हें। बड़ा उबड़ खाबड़ था चेहरा था उनका, लेकिन बला के कलाकार थे वो। जी हाँ, कहते हैं ना कि इंसान की जो शख्सियत होती है वो किस तरीके से मंजिल पे, मुकाम पे पहुंचती है, किस तरह से उनका बचपन गुजरता है, उस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये चूड़ी वालान जो गली थी ना दिल्ली में, उन्हीं गलियों में कंचे खेलते थे, पतंगे उड़ाते। अजमेरी गेट जो स्थित एक स्कूल है, एंग्लो अरेबिक स्कूल, वहाँ पढ़ाई भी किया करते थे और वहीं वो बड़े भी हुए। जी बिल्कुल, ये उन्हीं गलियों में खेलते हुए बड़े हुए। अगर आप वहाँ की गलियों में जाकर के बात करें तो जो उनका घर था ना, आज भी वहाँ के पड़ोस के लोग जो हैं
जो उस वक्त के लोग हैं, तो वो उनके बारे में, उनके बचपने के बारे में बहुत सारे किस्से सुनाते हैं, बातें करते हैं, उनके पिता के बारे में बातें करते हैं कि किस तरह के थे और क्या कद काठी थी शेख मुख्तार की। स्कूल से जब ये निकले तो कॉलेज में जाहिर है कि पढ़ाई उन्होंने शुरू की, और उसके बाद तो जो कद काठी थी उनकी, वो इतने जवान, इतने आकर्षक कद काठी थी, कहते हैं कि जो उस वक्त के हीरो थे ना, उनसे भी ज्यादा उनकी मशहूरियत थी, लोग ज्यादा उन्हें पहचानते थे सिर्फ उनके कद काठी के बारे में। और कद के बारे में आप कुछ बताएंगे, उनका कितने कद के थे वो? जहाँ भी सरिता जी हमने पढ़ा है सोशल मीडिया में, जहाँ भी हमें जानकारी मिली जी, कहते हैं कि उनका कद 6 फुट 2 इंच था जी। और उसके बाद जब अमिताभ बच्चन आए उससे पहले वो सबसे लंबे फिल्म इंडस्ट्री में हीरो थे, नायक थे, अभिनेता थे या कलाकार कहें। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो एक जगह सरिता जी मुझे ये भी मालूम हुआ कि उनके बेटे हैं मोइनुद्दीन शेख, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने लिखा कि नहीं, उनके पिता जो है वो 6 फुट 3 इंच के थे और आज तक फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ऊंचाई वाला, इतना लंबा कलाकार आया ही नहीं है। जी, यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी सबके लिए कि हम सब जब कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, खोज कर रहे होते हैं, किसी कलाकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, तो हम सोशल मीडिया को बहुत तलाशते हैं, खंगालते हैं जिसे कहते हैं, और बहुत सारी चीजें जहाँ एक जैसी चीजें हमें मिलती है, फिर हम उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बातों पे विश्वास कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं। काश उसी जमाने में हम भी पैदा हुए होते। काश अगर ऐसा होता तो हम शेख साहब से मिले होते, उनसे उनकी जिंदगी की बातें की होती। लेकिन फिर भी हम उनकी जिंदगी की बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाह रहे हैं कि एक गीत उनकी किसी फिल्म से अपने सुनने वालों को सुनवा दें।
राकेश जी, अभी जैसे मैंने चर्चा की थी ना कि जब हम सर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा जगहों पे जो चीजें लिखी होती हैं, जो बातें लिखी होती हैं, फिर हम उसे एक दूसरे से टैली करते हैं और लेकर के आते हैं। और मुझे मालूम है, आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि कैसे आपने कोशिश की उनके बेटे से संपर्क करने की, क्योंकि एक जगह जो उनकी हाइट को लेकर के थोड़ी सी ये चर्चा थी, कहीं लिखा हुआ था कि 6 फीट 2 इंच के ये थे, और कहीं उनके बेटे ने जब ये बात कही कि नहीं, मेरे पिताजी 6 फीट 3 इंच हाइट के थे। वहां से मुझे सरिता जी मालूम पड़ा कि उनके बेटे का नंबर क्या है जी। और वो कहाँ रहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे संपर्क किया जाए और मुख्तार साहब के बारे में कुछ बातें उनसे जानी जाए। जी। अगर वो हमसे बात कर पाते और हम उनसे जुड़ पाते तो शायद बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें सोशल मीडिया पे नहीं मिली वो उनके मुंह से सुनने को मिलती। लेकिन फिर भी हमने वो सारी जानकारी इकट्ठी की है जो हमारे पास है शेख साहब के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि मुख्तार साहब ने कब ये सोचा कि वो जाएंगे फिल्मों में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो पुलिस या आर्मी ज्वाइन करें, जैसे उनके फादर खुद रेलवे में पुलिस इंस्पेक्टर थे। वैसे सरिता जी, किस्मत की बातें भी होती हैं। वो जाना ही फिल्मों में चाहते थे और इत्तेफाक भी हुआ कि उनके एक पड़ोसी थे, उन्होंने एक थिएटर कंपनी खोली दिल्ली में, और जैसे ही थिएटर कंपनी खोली शेख मुख्तार साहब की दिली इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तुरंत उस थिएटर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद राकेश जी, मुख्तार साहब कलकत्ता चले गए। ये 1938 की बात है। वहां जाकर भी, कलकत्ता जब वो पहुंचे तो वहां भी जाकर के उन्होंने एक थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली और वहां थिएटर में नायक के रूप में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब बहुत दिनों तक वो वहां पे कलकत्ता में रहे और काम करते रहे, लेकिन उसके बाद उनकी जो दिली इच्छा थी फिल्मों में काम करने की, तो वो मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद वो सबसे पहले मिले एक सबसे मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे सरिता जी, उस वक्त महबूब खान, और वो उनके पास पहुंच गए। महबूब खान साहब, उनकी जो एक्टिंग की कला थी ना, उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपनी आने वाली फिल्म जो सन 1939 में आने वाली थी उसमें उन्होंने ब्रेक दे दिया। बिल्कुल। जिस फिल्म की आपने बात की, जो फिल्म महबूब खान ने शुरू की थी, सागर मूवी 2 उनके बैनर तले वो फिल्म शुरू होने वाली थी, और कहानीकार थे उसके 3, बाबू भाई, ए मेहता और वजाहत मिर्जा। 3 कलाकारों की वो कहानी थी, जो फिल्म की कहानी थी। एक थे अरुण कुमार आहूजा। अरुण कुमार आहूजा, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ये जो अभी हमारे कलाकार है ना गोविंदा, उनके फादर हुआ करते थे। मतलब उनके फादर ही है। बिल्कुल, आपने सही पहचाना। और दूसरे जो कलाकार थे वो हरीश थे, और तीसरा एक किरदार था उस फिल्म की कहानी के अनुसार, एक पॉकेट मार का किरदार था। उस किरदार में जिसका नाम था मंगू। मंगू। और मंगू किरदार से शेख मुख्तार की एक फिल्म भी आई थी जी। और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनमें उन्होंने मंगू नाम से अपना किरदार निभाया था। बिल्कुल, इस पहली ही फिल्म से मंगू नाम जो है ना, इनके ऊपर इतना फिट बैठने लग गया। वो जो कैरेक्टर था, किरदार था, उसमें मुख्तार साहब एकदम फिट बैठ रहे थे। उसकी जो कहानी कुछ ऐसी थी कि उसमें नायिका के पिता का कत्ल कर देता है ये जो पॉकेट मार होता है। वर्ल्ड वार उसी वक्त में शुरू हो जाता है, वो भाग लेता है। अल्टीमेटली वो खलनायक साबित होता है, जिसे निभाया था मुख्तार साहब ने। और इस तरह 1939 में फिल्म इंडस्ट्री को मिला था हिंदी फिल्मों का पहला खलनायक, या यूं भी कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों को मिला था पहला माचो मैन। जरा सी बात पे वफा न हो, तू मेरा दिलरुबा, मैं तेरी दिलरुबा, माफ कर मेरी खता जो भी हो। दिल दिया है अब तो जो भी हो सो हो, तो लाख हो सितम हम तो ऐसा नम, हाँ कहेंगे सर झुका के जो कहो। तू जरा सी बात पे वफा न हो। बिजलियां नहीं दिल की आग है, तेरे हुस्न का ये सुहाग है, जो है तेरा आज तू भी उसकी हो।
तू जरा सी बात पे खफा न हो। प्यार की घटा हूँ मैं चांद तू, ले उड़ी कहाँ से तेरी आरज़ू। प्यार की घटा हूँ मैं चांद तू, ले उड़ी कहाँ से तेरी आरज़ू। ये बताओ क्या दिल जलाओगे या मेरी लगी तुम बुझाओगे। मीठे मीठे बोल बोल एक दो। दिल दिया है अब तो जो भी हो तो हो। बात है आज पूछ लूं, जान फिर कभी मैं न कह सकूं। एक जान हो के हम क्यों है दो। तू जरा सी बात पे खफा न हो। तू मेरा दिलरुबा मैं तेरी दिलरुबा। माफ कर मेरी खता जो भी हो। दिल दिया है अब तो जो भी हो सो हो। लाख हो सितम हम तो ऐसा नम, हाँ कहेंगे सर झुका के जो कहो। तू जरा सी बात पे खफा न हो। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं अभिनेता और निर्माता निर्देशक शेख मुख्तार की। अपने को पहचान, ओ मूर्ख इंसान अपने को पहचान। ओ मूर्ख इंसान अपने को पहचान। घर में तेरे बसा हुआ है कहीं जिसे भगवान। ओ मूर्ख इंसान अपने को पहचान। आप पिता की बढ़ती जाए ममता के आंसू भर आए। चलाया आंगन में 2 दिन, खेल चलाया आंगन में 2 दिन। पल भर का मेहमान। ओ मूर्ख इंसान अपने को पहचान। अगले तेरी अजब कहानी, अग्नि रेत हवा और पानी। हाँ जीवन तेरा एक खिलौना, जीवन तेरा एक खिलौना। सोचे क्या नादान। तो मूर्ख इंसान अपने को पहचान। दर दर भटके गम के मारे,
नहीं है कोई साथ सहारे, लेकर जाने कहाँ पे जाए, लेकर जाने कहाँ पे जाए दुनिया का तूफान। ओ मूर्ख इंसान अपने को पहचान, पहली फिल्म थी शेख मुख्तार साहब की एक ही रास्ता। वैसे इस फिल्म का असली नाम था सरिता जी द ओनली वे। वो तो हम हमेशा से ये बात कर रहे हैं राकेश जी, पता है कि जब पहले फिल्में बना करती थी, शुरुआती दौर में जब फिल्में बनने लगी हमारे भारत में, फिल्मों का जो हिंदी नाम होता था उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी लिखते थे, या फिर नाम अगर अंग्रेजी में वो रखते थे तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी रखते थे। और जो रिकॉर्ड्स निकलना जब शुरू हुआ तो रिकॉर्ड्स के ऊपर भी दोनों ही नाम लिखे रहते थे। तो उसी तरीके से ये एक ही रास्ता फिल्म का नाम भी जो है द ओनली वे, जी जी जी, ये नाम जो है रखा गया। जैसा कि आपने बताया था कि सागर कंपनी के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और जी। इसमें नायिका थी ठुमरी गायिका निर्मला देवी। जी, निर्मला देवी जो है मशहूर हीरो गोविंदा की माता थी। वो सबको मालूम है, हमारे सुनने वालों को, कि बहुत अच्छी गायिका भी हुआ करती थी। उस वक्त की फिल्मों में तो यही होता था ना कि जो नायक या नायिका होते थे वो खुद अपने गाने खुद ही गाया करते थे। महबूब खान के साथ शेख मुख्तार ने उसके बाद ये जो एक ही रास्ता फिल्म किया था ना, उसके बाद 2 फिल्में उन्होंने की थी। और 1941 में बहन, बहन फिल्म में भी, जिसमें मीना कुमारी, मुझे याद आ रहा है कि जी। उनको वो कंधे पे बिठा के घुमा करते थे पूरी बिल्कुल, फिल्म में। बिल्कुल। लेकिन इस फिल्म की जो नायिका थी ना सरिता जी, वो थी नलिनी जयवंत। उनके बचपन का जो किरदार था ना वो मीना कुमारी ने निभाया था। और एक गीत भी बहुत खूबसूरत है जिसमें शेख मुख्तार बैठे हैं और नलिनी जयवंत उनके सामने है और वो गुनगुना रही हैं कि मेरे भैया खाते नहीं है पान या खाते हैं पान। नहीं खाते हैं भैया मेरे पास। ना 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 ना। ढोलक जरूर बजाओ, चाहे आती जाती खाक भी ना हो, मका कान खाए जा रही है। ये बात तो ठीक है, मगर भैया अभी अभी मैंने एक बड़ा अच्छा गाना बनाया है। चल गाई दोमनी गाय साल बे साल। नहीं भैया, तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हें खफा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा चलो सुनाओ। मगर भैया न हंसना न खफाना। हाँ चलो खाए नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, खाए नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, खाए नहीं खाते हैं भैया मेरे पान। खाए वो कैसे लाए वो कैसे, खाए वो कैसे लाए वो कैसे, सन में नहीं खानदान है, सन में नहीं खानदान है। नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, खाए नहीं खाते हैं भैया मेरे पान। मुझे देते हैं खाने न पाते हैं कुछ, मुझे देते हैं खाने न पाते हैं कुछ, बड़े आए दिखाते निशान। जानूंगी ना है अब तक नादान, मारी गुस्से के लालू में काम आए नहीं खाते हैं भैया मेरे पान, खाए नहीं खाते हैं भैया मेरे पान। खाए वो कैसे लाए वो कैसे, खाए वो कैसे लाए वो कैसे,
घर में नहीं बांधा घर में नहीं बांधा हाथे में गया मेरे पास हाय नहीं हाथे में गया मेरे पास हाय नहीं हाथे में गया मेरे पास। महबूब खान की फिर एक फिल्म आई थी रोटी, जिसमें कथक नर्तकी है ना सितारा देवी जी, उनके साथ शेख मुख्तार को हीरो बनने का मौका मिला था। जी। ये रोटी फिल्म जो आई थी, जो सितारा देवी के साथ उन्होंने की थी, ये 1942 में आई थी राकेश फिल्म। इस फिल्म के जो गाने थे वो बहुत ही पसंद किए गए दर्शकों के द्वारा, और उनके साथ शेख मुख्तार, मतलब खूबसूरत इनकी दोनों की जोड़ी थी कि बिल्कुल आम से आपके परिवार जैसा ही कोई जोड़ी नजर आता था पर्दे पे। लेकिन ये इतने रोबीले और रोबदार व्यक्तित्व के धनी थे शेख मुख्तार की, जब वो फिल्मों में आते थे और एक कोमल से अंगों वाली हीरोइन के साथ वो नायक का किरदार करते थे, तो उनको देखना उस रोमांटिक किरदार में एक अलग ही मजा देता था, और इसी के दीवाने थे सभी देखने वाले। तो हम एक रोटी फिल्म का गाना अपने सुनने वालों को जरूर सुनवाएंगे यहाँ पे। हाँ, इसके गाने तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी है हम एक ही गाना यहाँ सुनवा सकते हैं। वैसे तो हम जो भी प्रोग्राम सरिता जी लेकर आते हैं उसमें जिस भी किरदार की बात करते हैं, किसी भी फिल्म में उसने काम किया हो, उस फिल्म के जितने भी गीत होते हैं वो एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम सारे गीत तो श्रोताओं को नहीं सुनवा पाते। हाँ, एक बेहतर जो सबसे अच्छा गीत हम चुनने की कोशिश करते हैं जो श्रोताओं को मनोरंजन करे। बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में श्रोताओं हम बातें कर रहे हैं अभिनेता शेख मुख्तार की। इनके बारे में कुछ और बातें करेंगे हम कल के कार्यक्रम में, तो सुनना ना भूलिए कल रात 11:20 पर हमारा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी।
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर सरिता भाटिया और राकेश भसीन का था। ध्वन्यांकन, संयोजन और प्रस्तुतकर्ता राकेश भसीन। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे।